अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज हमारे क्रैश कोर्स का 21वां दिन है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है जनरल साइंस, जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो कंप्लीट करना है। तो अगर मैं बात करूं इस लेक्चर की, इस पोर्शन की, ये जो जनरल साइंस का पोर्शन है, तो ऑलरेडी हमने इस पे एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया है। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपने अच्छी तरह से समझा होगा, उसे आपने अच्छी तरह से देखा होगा और उसे देखने में भी आपको मजा आ गया होगा। तो आज हम जो है आगे बढ़ते हैं। जो कुछ हमारा रह चुका था वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। हमारा पूरा का पूरा टॉपिक आज कंप्लीट नहीं होगा, इंशाल्लाह आने वाले 1 या 2 लेक्चर्स में हमारा जो है पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा जनरल साइंस का। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो लेक्चर है उसमें आज हमने पढ़ना है इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पे। तो अगर मैं बात करूं इन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं? बस इतना पूछा जाता है कि कौन सा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट किसके काम आता है। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको टिप ऑफ द टंग याद होने चाहिए, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। आपको बता दूं, लेक्चर को अच्छी तरह से देख लेना। वीडियो के एंड में हम कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं और आपको उन 10 क्वेश्चंस का आंसर देना है। वो आंसर आप तब ही दे पाओगे जब आप क्लास अच्छी तरह से अटेंड करोगे। इसीलिए क्लास को अच्छी तरह से अटेंड करना, लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपका कंसंट्रेशन क्लास की तरफ कितना था। अगर मैं बात करूं सबसे पहले साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की, दैट मीन अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर की अगर मैं बात करूं, इसका यूज क्या है? ये जो है आल्टीट्यूड मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि आल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? अल्टीमीटर का। और इसे जो है एयरक्राफ्ट्स में यूज किया जाता है। ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट मीन एम मीटर। देखिए एम मीटर की अगर मैं बात करूं, एम मीटर, तो एम मीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ जो है मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, या आप इलेक्ट्रिक करंट आप कह सकते हो, ठीक है ना? तो नोट डाउन कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दैट इज एनीमोमीटर। देखिए हर एक जो है इंपॉर्टेंट है, हर एक को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। एनीमोमीटर की अगर मैं बात करूं तो इसे जो है वेलोसिटी ऑफ विंड जो है मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। किसको? एनीमोमीटर को। नोट डाउन कर लो। इसके बाद अगर मैं ऑडियो की बात करूं, ऑडियोमीटर, ठीक है ना? तो ऑडियो से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ऑडियो जो है साउंड में होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे यानी कि ऑडियो किसके रिलेटेड है? साउंड के रिलेटेड है। तो आप नोट कर सकते हो, इस तरह से आप याद रख सकते हो कि ऑडियो मीटर जो है साउंड की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ऑडियो मीटर, साउंड की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बैरोमीटर की बात करूं, देखिए बैरोमीटर ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यूज करने मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। डायनामो पे अगर हम आ जाते हैं, ठीक है ना? डायनामो की अगर मैं बात करूं, इसका काम क्या होता है? ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो है कन्वर्ट करता है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। डायनामो जो है इसका काम क्या है? जो मैकेनिकल एनर्जी है उसे ये कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। चलिए आ जाते हैं हम फैथोमीटर पे। देखिए फैथोमीटर की अगर मैं बात करूं, फैथोमीटर का काम क्या है? इससे जो है ओशन का जो डेप्थ है वो मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इट्स यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन, ठीक है ना? ओशन की डेप्थ मेजर करने के लिए फैथोमीटर का यूज किया जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हाइड्रोमीटर। देखिए ये 2 इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। हाइग्रोमीटर एंड हाइड्रोमीटर। स्पेलिंग की तरफ अच्छी तरह से ध्यान दो। HYDRO और यहाँ पे है HYGRO। दैट मीन हाइड्रोमीटर एंड हाइग्रोमीटर। इनमें आमतौर कंफ्यूजन हो जाता है और एग्जामिनर भी वही क्वेश्चन जो है पिक करता है जिनमें कंफ्यूजन हो। तो अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। जो हाइड्रोमीटर है वो जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। कौन? हाइड्रोमीटर। देखा, हाइड्रोमीटर जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और जो हाइग्रोमीटर है वो जो है
एयर की ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। हाईग्रोमीटर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मेजर करने के लिए, और हाईग्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। आप इनमें से एक ही याद रखो, टिप ऑफ द टंग, दूसरा आप खुद से फिर अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है ना। तो हाईग्रोमीटर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। इसके बाद अगर मैं बात करूं लैक्टोमीटर की, तो ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और कॉमन भी है, सबको पता है, सबको ये पता है, ये कोई नहीं भूलेगा। प्योरिटी ऑफ मिल्क जो है देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, लैक्टोमीटर का। इसके बाद अगर मैं पायरोमीटर की बात करूं, तो पायरोमीटर का यूज क्या है, ये जो है हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर यूज मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, पायरोमीटर का। सिस्मोग्राफ की अगर मैं बात करूं, तो सिस्मोग्राफ ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। सिस्मोग्राफ जो है अर्थक्वेक, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। थर्मोमीटर की अगर मैं बात करूं, सबको ये पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, बॉडी टेम्परेचर जो है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। तो इसके बाद आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। इसके रिगार्डिंग भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की बात करूं, तो जनरली इनमें जो है दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो ये पूछा जाएगा कि जो इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, जैसे कि प्रोटॉन है, एक्सरे है, ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया और कब डिस्कवर किया। ये जो दो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है। लेकिन कभी कभी जो है जो डिस्कवर करने वाला है उसकी नेशनलिटी भी पूछी जाती है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में जो है नेशनलिटी पूछी जाती है। अदरवाइज इस टॉपिक के रिगार्डिंग दो ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा डिस्कवरी की गई है, कब की गई है। लेकिन समटाइम्स कभी कभार जो है नेशनलिटी भी पूछी जाती है। तो हम तीनों यहां पे डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो देखिए प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई है, डिस्कवरी रदरफोर्ड के द्वारा की गई है। अगर मैं रदरफोर्ड की बात करूं, इसकी नेशनलिटी क्या थी, ये जो है न्यूजीलैंड से बिलोंग करता था, ठीक है ना। और कब जो है इसने प्रोटॉन की खोज की, 1919 में इसने प्रोटॉन की खोज की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना, रदरफोर्ड प्रोटॉन, ठीक है ना, कब, 1919 में। और एक्सरे की अगर मैं बात करूं, ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक्सरे जो है विलियम रॉन्टिजन के द्वारा डिस्कवर किया गया। कब डिस्कवर किया गया, 1895 में डिस्कवर किया गया। और इसकी नेशनलिटी की अगर मैं बात करूं, ये जर्मन से बिलोंग करता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं, तो ट्रांसफार्मर की खोज किसके द्वारा की गई है, इसकी डिस्कवरी जो है माइकल फैराडे के द्वारा की गई है। कब की गई है, 1831 में की गई। और इसकी नेशनलिटी आपको नोट डाउन कर लेनी है, ब्रिटेन, ठीक है ना, ब्रिटेन आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हम डीजल इंजन पे। तो डीजल इंजन की अगर मैं बात करूं, इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है, रॉडोल्फ डीजल आपको नोट डाउन कर लेना है। डिस्कवरी की गई है किसके द्वारा, रॉडोल्फ डीजल के द्वारा जो है डीजल इंजन की डिस्कवरी की गई है 1895 में। और उसकी नेशनलिटी जर्मनी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हम किस पर, इसके बाद आ जाते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पर। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, एलन एम टर्निंग, इसके द्वारा जो है डिस्कवरी की गई है, डॉक्टर एलन एम टर्निंग, शॉर्ट में आप टर्निंग याद रख सकते हो या एम टर्निंग याद रख सकते हो। कब, 1824 में। इसकी नेशनलिटी ब्रिटेन, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हम एटॉमिक थ्योरी पर। तो डेल्टन या जॉन डेल्टन भी आप कह सकते हो। एटॉमिक थ्योरी जो है डिस्कवर की गई है डेल्टन के द्वारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब की गई है, 1803 में। इसकी नेशनलिटी ब्रिटेन। इलेक्ट्रॉन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, जे थॉमसन, इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। कब, 1897 में। इसकी नेशनलिटी ब्रिटेन, आपको नोट डाउन कर लेना है। देखिए हाइड्रोजन बम की अगर मैं बात करूं, एडवर्ड टेलर, इसके द्वारा जो है डिस्कवरी की गई। कब, 1952 में। इसकी नेशनलिटी यूएसए। पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं, मेंडेलू, ठीक है ना, या मेंडेल आप कह सकते हो, तो इसके द्वारा जो है पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी की गई है 1869 में। रशिया जो है नेशनलिटी आपको नोट डाउन कर लेनी है मेंडेलू की। तो इसके बाद यहां पे हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, ये आपको नोट डाउन कर लेने, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम याद रख लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट हम स्पीड के रिगार्डिंग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए स्पीड की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको नोट डाउन कर लेना, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है।
क्वांटिटी है। ये हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ा है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको यहाँ पे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसके एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं, मीटर पर सेकंड इसका एसआई यूनिट है। और स्पीड की फार्मूला अगर मैं बात करूं, स्पीड को किस तरह से जो है निकाला जाता है, तो इसके लिए फार्मूला क्या यूज किया जाता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं ना, बहुत सारे यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं उनके रिगार्डिंग, जैसे कि स्पीड है, डेंसिटी है, तो ये आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो, अच्छी तरह से मेमोराइज कर लो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये आपने नोट डाउन कर लिया स्पीड के रिगार्डिंग ये पॉइंट्स, ठीक है ना। इसके बाद डेंसिटी के रिगार्डिंग भी कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, तो इसका एसआई यूनिट क्या है, डेंसिटी की इसके एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है इसका एसआई यूनिट है। और डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, इससे जो है किस तरह से मेजर किया जाता है, यानी कि किस तरह से इसको निकाला जाता है, डेंसिटी की फार्मूला क्या है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना। और साथ ही साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लो रिलेटिव डेंसिटी के रिगार्डिंग। रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी एसआई यूनिट नहीं होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रिलेटिव, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी एसआई यूनिट नहीं होता है, इट हैज नो यूनिट। ये नोट डाउन कर लेना। प्रेशर पे हम आ जाते हैं, तो प्रेशर की अगर मैं बात करूं, इसका जो है एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी कह सकते हो, ठीक है ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह लो, पास्कल भी कह लो, दोनों ही एक बात है। और इसके फार्मूला की अगर मैं बात करूं, फोर्स डिवाइड बाय एरिया जो है प्रेशर का फार्मूला है। इसके बाद आ जाते हैं हम टेम्परेचर पे। देखिए टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं। हर एक पॉइंट, हर एक फैक्ट जो है यहाँ पे टेम्परेचर के रिगार्ड मैंने इंक्लूड किया है। देखिए अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर क्या है, इसे हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। तो टेम्परेचर हम कह सकते हैं कि अगर मैं इसकी डिफिनेशन आपको समझाने की कोशिश करूं, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज ए क्वांटिटी, ये भी एक टाइप की क्वांटिटी है, विच टेल्स अस अबाउट द बॉडी टेम्परेचर, जो कि हमें बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक बताती है। यानी कि क्या ये कोल्ड है, क्या ये हॉट है, अगर हॉट है कितना हॉट है, अगर कोल्ड है कितना हॉट, कितना कोल्ड है, इसे हम कहते हैं टेम्परेचर। और जो यूनिट हम अंदाजा लगा सकते हैं, अगर हम बॉडी टेम्परेचर देखें, अगर हम किसी आदमी के हाथ को छुए, वो गर्म होगा, तो हमें ये पता नहीं है कि कितना गर्म है, हम कह सकते हैं कि वो गर्म है। अगर वो ठंडा है तो हमें फील होगा कि वो ठंडा है, तो हम कह सकते हैं कि वो ठंडा है। अगर कोई कहेगा कि कितना ठंडा है, हम कहेंगे कि बहुत ठंडा है। अगर बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा ठंडा है। अगर गर्म है, हॉट है, तो हॉट है। अगर बहुत ज्यादा हॉट है तो बहुत ज्यादा हॉट है। लेकिन हम अपनी तरफ से एक अंदाजा नहीं दे सकते, एक यूनिट नहीं बता सकते। लेकिन अगर हमें यूनिट बताना होगा ताकि आगे वाला समझे, अगर वो हॉट है तो कितना हॉट है, ठीक है ना, अगर वो कोल्ड है तो कितना कोल्ड है, तो इसके लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, थर्मामीटर का यूज करते हैं। तो थर्मामीटर से जो है हम जो है क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना, मतलब उसका टेम्परेचर क्या है, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो सेंटीग्रेड होता है किसका, स्केल थर्मामीटर का, वो जो है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी कि जो थर्मामीटर होता है, आपने देखा होगा आजकल डिजिटल थर्मामीटर है, लेकिन वो भी अवेलेबल है, मे बी आपने देखा होगा, इस तरह से होता था वो, ठीक है ना, इस तरह से इसको पानी में रखा जाता है, ठीक है ना। ज्यादातर आज डिजिटल का यूज होता है, डिजिटल थर्मामीटर का यूज होता है, लेकिन यहां पे जो है क्या है, पुराने टाइप के जो थर्मामीटर वो इस टाइप के हैं। और यहाँ पे इसमें जो है यहाँ से 0 डिग्री, इसी तरह से 100 डिग्री तक इसमें जो है सेंटीग्रेड स्केल होती थी। तो अगर मैं बात करूं इस 100 डिग्री सेल्सियस की, और आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे थर्मामीटर के रिगार्डिंग आपको पॉइंट क्या नोट डाउन कर लेना। सबसे पहला, इसमें जो सेंटीग्रेड स्केल जो होता है उसमें जो वैल्यू होते हैं 100 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं 100 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस की, अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल में बात करूं,
ये कभी कभार वैल्यू पूछा जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल में क्या वैल्यू है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, इंशाल्लाह वो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो, ठीक है ना, जो कि मोस्टली पूछा जाता है 100 डिग्री और 0 डिग्री के सेल्सियस के रिगार्डिंग मोस्टली पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करूं अदरवाइज इसकी एक शॉर्ट सी ट्रिक है कन्वर्ट करने की, आप कोई भी वैल्यू जो है कन्वर्ट कर सकते फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, तो वो हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस की बात करूं, तो अगर फ़ारेनहाइट स्केल में बात करूं इसका वैल्यू है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 0 डिग्री सेल्सियस की अगर मैं बात करूं फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस की बात करूं केल्विन स्केल में, तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है 373 केल्विन के बराबर है, और 0 डिग्री सेल्सियस जो है 273 केल्विन के बराबर है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। और ये जो पॉइंट है महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट स्केल है, यानी कि जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है, ये स्केल कब इक्वल होती है, किस डिग्री पे फ़ारेनहाइट भी इक्वल होता है, सेल्सियस भी इक्वल होता है। तो 40 डिग्री पे जो वैल्यू होता है, ठीक है ना, 40 डिग्री वैल्यू पे फ़ारेनहाइट स्केल भी इक्वल वैल्यू होता है और सेल्सियस का भी इक्वल होता है, ये आपको नोट डाउन कर लेना। तो इसके बाद आ जाते हैं हम लाइट पे। तो लाइट के रिगार्डिंग भी कुछ फैक्ट्स याद रख लेना। सबसे पहले लाइट क्या है, ये एक फॉर्म है एनर्जी की, और ये एक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है ना, ट्रांसवर्स वेव है। और स्पीड ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं वैक्यूम में 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है। वैक्यूम में स्पीड की लाइट क्या होती है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद अगर मैं बात करूं लाइट की, देखिए लाइट जो है सन लाइट, यानी कि सन की जो लाइट है, ठीक है ना, वो जमीन तक पहुंचने में, अर्थ तक पहुंचने में कितना समय देती है। तो ये अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। अगर मैं एक्यूरेट वैल्यू की करूं, बिल्कुल ना तो 1 सेकंड ज्यादा ना तो 1 सेकंड कम, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू की अगर मैं बात करूं, तो सनलाइट जो है जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट एंड 16.6 सेकंड्स देती है, एक्यूरेट वैल्यू है। लेकिन अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करूं तो वो है 8 मिनट 20 सेकंड्स, ठीक है ना, 8 मिनट 20 सेकंड्स जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और एक्यूरेट वैल्यू कितना है, 8 मिनट 16.6 सेकंड्स, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन में चाहे ये दिया हो चाहे ये दिया हो, दोनों सही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों आएंगे, लेकिन कभी कभार अगर दोनों आए तो क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेना, वहां पे उस वक्त फिर मेंशन किया गया होगा एक्यूरेट टाइम, ठीक है ना। तो ये बात जो है माइंड में रख लें। तो इसके बाद आ जाते हैं हम एलिमेंट्स पे। केमिस्ट्री का टॉपिक है हमारा, फिजिक्स यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कंप्लीट हो गए, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट्स किसे कहते हैं, तो डिफिनेशन आप याद रख लो, सबस्टेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 or more सबस्टेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऐसे सबस्टेंसेस जिनको विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिनको हम तोड़ नहीं सकते, 2 या 2 से ज्यादा सबस्टेंसेस में विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। देखिए केमिस्ट्री को डिफिनेशन के हिसाब से समझना इम्पॉसिबल है, एग्जाम्पल के हिसाब से इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं कि एलिमेंट किसे कहते हैं। फिलहाल आपने डिफिनेशन याद रख ली, सबस्टेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 or more सबस्टेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। तो देखिए अगर मैं बात करूं H2O की, ठीक है ना, H2O, इस H2O को अगर हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हम किस तरह से इसको तोड़ सकते हैं, किस तरह से तोड़ सकते हैं, क्या पॉसिबल है H2O को तोड़ना। अगर मैं H2O की बात करूं, क्या इसे हम तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं, क्योंकि H2O में क्या क्या है, एक तो H2 इसमें आपको देखने को मिलेगा, दैट मीन H2 प्लस ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, O इसमें देखने को मिलेगा, दैट मीन इस H2O को हम लिख सकते हैं किस तरह से, H2 प्लस O, दैट मीन ये जो H2 है, ये जो सबस्टेंस है, इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको हमने तोड़ दिया है ना, ये जो H2 है इसको हम तोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन।
H2+O, यानी कि इसको हम तोड़ सकते हैं, तो ये क्या है, ये एलिमेंट नहीं है। मैंने क्या कहा है, जिसे हम तोड़ सकते हैं वो एलिमेंट नहीं है। तो अगर मैं H2O की बात करूं तो ये एलिमेंट नहीं है। इसके बरकस अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन किससे हम डिनोट करते हैं, O से हम डिनोट करते हैं। क्या ऑक्सीजन को हम तोड़ सकते हैं? जरा तोड़ो ऑक्सीजन को, ये तो अकेला बेचारा है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। दैट मीन ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, ये एलिमेंट है। मैंने क्या कहा, जिसे हम केमिकल रिएक्शन की हेल्प से नहीं तोड़ सकते। तो ऑक्सीजन को हम तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये अकेला है। H2O को हम ब्रेक कर सकते हैं लेकिन ऑक्सीजन को नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है ये क्या है, ये एक एलिमेंट है। नोट डाउन कर लिया, समझ लिया एलिमेंट किसे हम कहते हैं। अब बहुत सारे एलिमेंट्स है, 100+ एलिमेंट्स है, 100+ एलिमेंट्स है। तो आपको सारे के सारे याद नहीं रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, लेकिन बाकी के भी आप देख लेना खुद से, वो चेक कर लेना, जहन में रख लेना। लेकिन यहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं। देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनका कोई ना कोई एटॉमिक नंबर है और उन्हें जो है किसी ना किसी सिंबल से जो है डिनोट किया जाता है। और एलिमेंट्स के रिगार्डिंग यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो आपसे पूछा जा सकता है हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है, इसका सिंबल बताइए, इसका एटॉमिक नंबर बताइए। बस यही आपको जो है एलिमेंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, एक एलिमेंट है, इसे H से डिनोट किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 इसका एटॉमिक नंबर है। हीलियम की अगर मैं बात करूं, इसे जो है He से डिनोट किया जाता है और एटॉमिक नंबर इसका 2 है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर मैं लिथियम की बात करूं, Li से इसे डिनोट किया जाता है और एटॉमिक नंबर इसका 3 है। ब्रिलियम की अगर मैं बात करूं, B से इसे डिनोट किया जाता है और 4 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। ब्रिलियम Be से डिनोट किया जाता है, 4 इसका एटॉमिक नंबर है। बोरान की अगर मैं बात करूं, B से इसे डिनोट किया जाता है, 5 इसका एटॉमिक नंबर है। कार्बन की अगर मैं बात करूं, C से इसे डिनोट किया जाता है, 6 इसका एटॉमिक नंबर है। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, N से डिनोट किया जाता है, 7 इसका एटॉमिक नंबर है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, O से डिनोट किया जाता है और 8 इसका एटॉमिक नंबर है। फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं, F से डिनोट किया जाता है और 9 इसका एटॉमिक नंबर है। नियॉन की अगर मैं बात करूं, Ne से डिनोट किया जाता है, 10 इसका एटॉमिक नंबर है। सोडियम की अगर मैं बात करूं, Na से डिनोट किया जाता है, 11 इसका एटॉमिक नंबर है। मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं, Mg से डिनोट किया जाता है, 12 इसका एटॉमिक नंबर है। अल्युमिनियम की अगर मैं बात करूं, Al से डिनोट किया जाता है, 13 इसका एटॉमिक नंबर है। और यहां पे सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं, Si से इसे डिनोट किया जाता है और 14 इसका एटॉमिक नंबर है। फास्फोरस की अगर मैं बात करूं, P से इसे डिनोट किया जाता है, 15 इसका एटॉमिक नंबर है। सल्फर की अगर मैं बात करूं, S से इसे डिनोट किया जाता है और 16 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, Cl से डिनोट किया जाता है और 17 इसका एटॉमिक नंबर है। आर्गन की अगर मैं बात करूं, Ar से इसे डिनोट किया जाता है, 18 इसका एटॉमिक नंबर है। पोटाशियम की अगर मैं बात करूं, K से इसको डिनोट किया जाता है, 19 इसका एटॉमिक नंबर है। और यहाँ पे कैल्शियम की अगर मैं बात करूं, Ca से इसे डिनोट किया जाता है, 20 इसका एटॉमिक नंबर है। देखिए जो 20 है ना, टिप ऑफ द टंग आपको याद होने चाहिए, इनका एटॉमिक नंबर भी, इनका सिंबल भी अच्छी तरह से, ठीक है ना। और बेटर रहेगा कि इसके लिए कोई ट्रिक आप यूज करो, ठीक है ना, अपनी तरफ से कोई ट्रिक आप यूज करो। यहाँ पे मुझे हंसी आ रही क्योंकि जब मैं 10th में पढ़ता था तो उस समय जो है टीचर बहुत मारते थे। वो कहते थे कि सिंबल्स, ये एलिमेंट्स याद करो। वो पूछते थे बार बार, वो कहते थे कि हाइड्रोजन मतलब ये कम से कम 20-30 याद करो। तो मुझे याद नहीं रहते थे, मैं भूल जाता था। वो एटॉमिक नंबर पूछता था, सिंबल पूछता था, तो मैं भूल जाता था। फिर मैंने उस वक्त एक ऐसी ट्रिक लगाई थी कि मैं मतलब मुझे इस वक्त हंसी आती है, ठीक है ना। वो जितने भी जम्मू वाले हैं लगभग उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कश्मीरी मैंने याद रखा था। मैंने इस तरह से याद रखा था, हाजर हलीम लज बिचर बान छलनस नशन साइन मासन सन फिक्र सिर्फ करहन असस परतचर। ये मैंने याद रखा था, इसलिए हाजर, हाइड्रोजन, हलीम,
हीलियम, ठीक है ना। इस तरह से मैंने अपने हिसाब से ट्रिक रखी थी। फिर बस जब मैंने इस पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की तो कम से कम इस मतलब इस ट्रिक से मैं कम से कम 20-30 एलिमेंट याद रख पाया। तो फिर मुझे कभी मार नहीं पड़ी इन एलिमेंट्स को लेकर, वरना मुझे याद नहीं रहते थे। ये मुझे रैंडमली यहाँ पे याद आ गया, 10th का यहाँ पे याद आ गया मुझे। चलो ठीक है ना। चलो इसलिए आप भी जो है कोई ना कोई इस अपनी तरफ से कोई ट्रिक यूज कर देना, ताकि आप जो इनको अच्छी तरह से याद रख लो। कोई भी आप यूज कर सकते हो, फंडा यूज कर सकते हो। अब अगर आपको मैं बताऊं तो वो मैंने अपनी तरफ से कुछ याद रखा है तो वो बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रिक अपनी तरफ से जो है बनानी चाहिए, क्योंकि याद आपको रखना है। अगर आप मेरी ट्रिक की हेल्प से याद रखोगे तो आप याद नहीं रख पाओगे। आपको अपनी तरफ से कुछ इस तरह से बनाना है ताकि आप याद रख पाओ। तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड देयर केमिकल नेम्स। ठीक है ना। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंपाउंड्स के रिगार्डिंग इनका कॉमन नेम जो है, इसके रिगार्डिंग इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो केमिकल नेम दिया गया होगा, आपसे पूछा जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है, या इनकी फार्मूला पूछी जाएगी। या तो कॉमन नेम दिया गया होगा, केमिकल नेम पूछा जाएगा। या तो कॉमन नेम दिया गया होगा, फार्मूला पूछी जाएगी। या तो केमिकल नेम दिया गया होगा, फार्मूला पूछी जाएगी। इस तरह से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट है मैंने इंक्लूड किए हैं, तो ये सारे के सारे आप याद रख लेना। अगर मैं लाफिंग गैस की बात करूं, ठीक है ना, कॉमन नेम है कंपाउंड का, तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है और N2O इसकी फार्मूला है। वॉशिंग सोडा की अगर मैं बात करूं, सोडियम कार्बोनेट इंपॉर्टेंट है, केमिकल नेम कॉमन नेम वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। इसके फार्मूला की अगर मैं बात करूं, Ne2CO3.10H2O, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद अगर मैं बेकिंग सोडा की बात करूं, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है केमिकल नेम है किसका, बेकिंग सोडा का, NaHCO3 इसकी फार्मूला है। विनीगर की अगर मैं बात करूं, एसिटिक एसिड जो है इसका केमिकल नेम है और केमिकल फार्मूला CH3COOH। केमिकल फार्मूला बहुत ही रेयर केस में पूछी जाती है, लेकिन केमिकल नेम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फार्मूला भी जो है जहन में रखें। इसके बाद अगर मैं मार्श गैस की बात करूं, तो मार्श गैस की जो इसका जो केमिकल नेम है वो है मीथेन और फार्मूला क्या है, CH4। देखिए जो इंपॉर्टेंट मैं बता दूं वो अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। देखिए सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, लाफिंग गैस इंपॉर्टेंट है, वॉशिंग सोडा इंपॉर्टेंट है, मार्श गैस इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये अच्छी तरह से याद रख लेना। ड्राई आइस की अगर मैं बात करूं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है, इसका फार्मूला है। ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है। ब्लीचिंग पाउडर की अगर मैं बात करूं, इसके केमिकल नेम की अगर मैं बात करूं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है ना, और अगर मैं इसके फार्मूला की बात करूं, CaOCl2। कॉस्टिक सोडा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके फार्मूला की अगर मैं बात करूं, NaOH इसकी फार्मूला है। इसके बाद आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में। तो इसके बाद आई थिंक हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में कुछ नेक्स्ट यहाँ पे इसी के रिगार्डिंग करेंगे, क्योंकि अभी जो है पूरा का जनरल साइंस कंप्लीट नहीं हुआ है। इंशाल्लाह आने वाले 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं कि आपने कितना कुछ याद रखा है। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आप नोट डाउन कर लो। देखिए अगर मैं लाइटेस्ट एलिमेंट की बात करूं तो दैट इज हाइड्रोजन, लाइटेस्ट एलिमेंट, और इसे H से डिनोट किया जाता है। हेवेस्ट मेटल कौन सा है, हेवेस्ट मेटल की मैं बात कर रहा हूं, वो है ऑस्मियम और इसे जो है OS से डिनोट किया जाता है। ओनली लिक्विड मेटल कौन है, वो है मर्क्यूरी, ओनली लिक्विड मेटल वो है मर्क्यूरी और इसे Hg से डिनोट किया जाता है। ओनली लिक्विड नॉन मेटल कौन है, ठीक है ना, ओनली लिक्विड मेटल मर्क्यूरी है, ओनली लिक्विड नॉन मेटल कौन है, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन आप नोट डाउन कर लेना और इसे जो है Br से डिनोट किया जाता है। अगर मैं मेटल की बात करूं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है तो इनमें जो है मेटल का यूज किया जाता है। ठीक है ना, जो सॉरी यहां पे देखिए, जो इलेक्ट्रिक बल्ब में मेटल का यूज किया जाता है वो आर्गन का होता है। ठीक है ना, और इसे जो है Ar से डिनोट किया जाता है। और इसमें अगर मैं बात करूं एलिमेंट की, ठीक है ना, एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, जो एलिमेंट सोलर सेल्स में पाए जाते हैं, जो एलिमेंट सोलर सेल्स में पाया जाता है उसे सिलिकॉन कहते हैं,
और इसे जो है SI से डिनोट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप नोट डाउन कर लेना। तो अब आ जाते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कि आपने कितना कुछ यहाँ पे सीखा और कितना कुछ आप याद रख पाए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, एम मीटर इज यूज्ड टू मेजर। एम मीटर का यूज जो है क्या मेजर करने के लिए किया जाता है? विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, डेप्थ ऑफ ओशन या नन ऑफ दी। सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है एम मीटर जो है इसके लिए मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। तो लैक्टोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है, क्या मेजर करने के लिए किया जाता है? एनर्जी ऑफ वाटर, प्योरिटी ऑफ मिल्क, टेम्परेचर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर मैं लैक्टोमीटर की बात करूं तो प्योरिटी ऑफ मिल्क जो है मेजर करने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं उससे मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड इन, तो प्रोटॉन की खोज कब की गई? 1818, 1517, 1919 या नन ऑफ दी। सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पे प्रोटॉन की खोज 1919 में की गई है। किसके द्वारा की गई है? कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? रदरफोर्ड, न्यूटन, जे थॉमसन या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो जे थॉमसन के द्वारा इसकी खोज की गई है, डिस्कवरी की गई है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्पीड इज है। तो स्पीड क्या है? क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है या नन ऑफ दीज। तो स्पीड की अगर मैं बात करूं ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्यूरेट टाइम ऑफ सनलाइट टू रीच द अर्थ। आपको बताना है, यहाँ पे देखिए फोकस किया गया है, एक्यूरेट टाइम आपसे पूछा गया है सनलाइट का कि कितना समय देती है सनलाइट जमीन तक पहुंचने के लिए, अर्थ तक पहुंचने के लिए, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू आपसे पूछा गया है। यहां पे अगर मैं बात करूं 8 मिनट 20 सेकंड भी है, 8 मिनट 30 सेकंड भी है, लेकिन यहां पे 8 मिनट 16.6 सेकंड्स का यूज हुआ है। तो यहां पे सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि ये एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम, व्हाट इज द सिंबल ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम का सिंबल आपसे पूछा गया है, सी, CD, CA या नन ऑफ दीज। तो कैल्शियम का सिंबल क्या है? CA से इसे डिनोट किया जाता है। सी पार्ट हमारा राइट आंसर है। और इसके बाद हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर देना और साथ ही साथ ये भी बता देना कि वीडियो आपको कैसा लगा, लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, जो क्रैश कोर्स है आपको कैसा लग रहा है। और साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको बताता चलूं, अगर आपने ये क्रैश कोर्स पहले से नहीं देखा है तो आज हमारा 21वां दिन है। इससे पहले हमने 20 वीडियो किए हुए हैं इस क्रैश कोर्स को लेकर, जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। बस कुछ ही मतलब एक टॉपिक इसमें बचा है अब, उसके बाद हमारा जनरल अवेयरनेस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको मैं बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना। वहां पे आपको क्रैश कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे आपको सारे के सारे वीडियोस डे वाइज मिल जाएंगे। और जीके प्रैक्टिस सेट्स के नाम से भी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे भी जो है जीके प्रैक्टिस सेट्स जितने भी हमने किए हैं अराउंड 40 के अराउंड हमने किए हैं और आगे जाके भी वो करेंगे। बहुत कुछ हमें करना है, तो वो सारे के सारे उसी प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो वो भी आप देख लेना, वहां पे भी अच्छी तरह से जो है रिदम वाइज मैंने प्ले लिस्ट बना के रखा है, तो वो चेक जरूर कर लेना। मॉडल पेपर के नाम से भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, तो इसे चेक करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।